मेरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। हर बच्चा माँ बाप का गुमान होता है, पर जब वही बच्चा रिश्तों को कलंकित करने लगे तो मेरा बेटा नशा करता था। एक रात 16 साल की लड़की को अगवा करके घर ले आया। मैं उस लड़की को छुड़ाने लगी। बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में लेकर, पति चाहे जैसा भी हो, हर पत्नी के सर का ताज होती है। बीबी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वह ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब औरत हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा है। वह अंधेरी रात में कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आदित्य मेरा 21 साल का बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और इस घर का वारिस भी था। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही समय गुजरे थे। वह एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा, मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी आदित्य की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह लड़की नाबालिग थी और आदित्य उसे उठाकर लाया था। लेकिन मेरा इनकार करना था कि आदित्य आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को वहां से भगा दिया। लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उसी वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाकर कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाते फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ। मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदित्य मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे पति उससे बहुत ही प्यार करते थे, जिस कारण आदित्य खुदगर्ज और बदतमीज हो गया था। उसके रंग में बदमाशी कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाते आया है, आदित्य तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्ची दिमाग अगर एक ही बात बार बार सुनता है तो वही बात उस दिमाग में गांठ बनकर बैठ जाती है और उसके अंदर यह सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती है। आदित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह पूरे घर में यूं रहता है जैसे वह मालिक है और मैं उनकी नौकरानी। मुझे नहीं याद है कि उसने कभी भी मुझे माँ कहकर पुकारा हो। मेरा नाम रिया है और वह मुझे रिया ही कहकर पुकारता था। पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए आदित्य की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। वैसे भी बच्चे का मन बहुत ही कोमल होता है, वह जो भी सुनता है वही बोलता है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को सही और गलत का समय रहते पाठ पढ़ाए, ना कि समय हाथ से निकल जाए और फिर हमें पछताने के अलावा कुछ भी ना मिले। मैंने फौरन उसे टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 7 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीजी किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें रिया ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसकी यह बात बहुत बड़ा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरा पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और आदित्य स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद है रिया। उसकी इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ। आदित्य कहने लगा, रिया हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा रिया ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा कर रख देगा। वह रोने लगा। उस वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला। आदित्य से रोने की वजह पूछने लगा। आदित्य ने मेरी तरफ इशारा किया, कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ की वजह रिया कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पे हाथ उठाने वाली?
तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरे हाथ पकड़ मुझे किचन में ले गए, गैस जलाई और जलती हुई गैस पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। आदित्य यह सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा आदित्य पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के सामने। जब एक पति अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और अब आदित्य 10 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता, मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाता तो वह तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था। मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी। मैंने सोचा कि आज वही आदित्य को दे दूंगी। आदित्य जब स्कूल से वापस आया तो मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया, कहने लगा, रिया रोटी नहीं बनाई? अभी तक ना जाने तुम इतने क्यों सुस्त और कमजोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट उठाया और जोर से फर्श पर फेंकते हुए कहा, तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने कहा, नहीं। मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तड़प रही हूँ। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन आदित्य भी शायद अपने पापा की तरह ही था। कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। मैं उसकी बात पर कांपने लगी। मुझसे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को वापस लौटता था, लेकिन आज शायद आदित्य के फोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। वह आया और मेरे बाल को पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया और कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। और फिर मेरे बालों को पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था। सर में चक्कर आ रहा था। मैं हाँफते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बनाकर रख दिया था, मगर आदित्य ने सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही नहीं दिया। और फिर गैस पर तवा रखकर मेरा हाथ उस पर रख दिया और मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, अब दर्द की टीस पूरी बदन में फैल चुकी थी। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और दर्द की टीस मेरे पूरे बदन में करने लगा तो मैं मार खाकर बेहोश हो गई। उसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा। मुझे कुछ याद नहीं रहा। आंखें खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के पास पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा बदन दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सरकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। आदित्य चलता हुआ किचन में आया था। आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही हाल होता है। मुझे आदित्य की इस बात से उस दिन से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो बस वह सुनता रहता था। उसने तो अपनी माँ की जरा भी इज्जत ना रखी थी। पति ने मुझे अगले कई दिनों तक कोई बात न की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाती हुई अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसे ही हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं आदित्य की बात को कभी खाली नहीं जाने दिया करती थी। उसके लिए ताजा खाना बनाया करती, उसके हर जुल्म को खामोशी से सह लेती थी।
मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन पर दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बातें करने बंद कर दी थी और आदित्य से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते थे। जो आदित्य कहे वही करो, उसकी हुक्म का पालन करो, उसके खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती थी कि बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत जो दिल में ही थी दफन हो चुकी थी। आदित्य अब 12 साल का हो चुका था। अब वह समझदार था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझे कभी भी तमीज से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी ली थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाजा खोला तो अंदर आदित्य बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट की कस लगा रहा था। मेरे तो पैरों तलों से जमीन ही निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में मैंने सिगरेट, आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट ले लिए और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठे हो? आने तो तुम्हारे पापा को, आज बताती हूँ। मगर आदित्य ने तो हद पार कर दी। वह गुस्से से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं काफी हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो? वह मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरे बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा हर्ष करूंगा। उसके मुंह से आज जब यह सुना तो मुझे अपनी वजूद भी बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, यह सच था कि मैं आदित्य की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ। माँ मन ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुंचाया था, मगर आज उसने मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वह रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके आदित्य के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। आदित्य के पापा जैसे रिश्ते का आना ही उनके लिए खुशी से कम ना था, क्योंकि वह अच्छा कमाता खाता था। मैं तो जवान थी, मगर आदित्य के बाबा पक्की उम्र के आदमी थे। मगर मेरे बाप ने जरा भी ना सोची समझी और बगैर मर्जी की मेरी शादी आदित्य के पापा से कर दी। विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा, तुम उस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। आदित्य को एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका न देना। यह ना हो कि कल तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। बेटी, तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वो कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि आदित्य उनसे बिना वजह ही जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वह कुछ देर मेरे पास आते और हम कुछ बातें करते, तो एक बार फिर अचानक से आदित्य दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता और जिद करते हुए अपने बाबा को अपने साथ ले जाता। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो या यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की हर चीज की मालकिन हो। उसने कहा, यह घर और मेरा सब कुछ आदित्य का है और वह इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब आदित्य के पापा आए तो मैंने उसकी हरकतों के बारे में उन्हें बताया। आदित्य तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा, क्या बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझकर मुझे बस आपकी नजरों से गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पी लूंगा। आदित्य के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली, मगर वहां से कुछ भी ना मिला। उल्टा वह मुझ पर ही चढ़ गया और बात सुनाते हुए कहने लगा
कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले एक बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी की देखभाल के लिए यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या? आदित्य को इसके हाल पर छोड़ देती तो वह और बर्बाद हो जाता। यह सब देखकर मुझे खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और आदित्य बड़ा होता गया। वह मुझे तू कहकर ही बुलाया करता था और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे अपने सारे काम करवाया करता। पति को भी अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर रह चुकी थी। लेकिन एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। आदित्य जब 16 साल का था तब मैं पेट से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी गोद भर गई। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात आदित्य से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह फुलाकर बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठती तो सोचती कि रात के लिए खाना बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला और अगले ही लम्हे में मुंह के बल जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सिर्फ सरफ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चीखने लगी। तब आदित्य हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ और कहने लगा, तू अपने खून को मेरी दौलत में हिस्सा बनाना चाहती थी? ले, आज मैंने वह भी खत्म कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं वहीं रोती तड़पती रही। आदित्य घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्जाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया था। मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। क्या यह बात आदित्य ने उन्हें बताई थी? आदित्य अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और खराब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर बाबा से पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदतें जैसे उसमें समा चुकी थी। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले की शिकायतें आना शुरू हो गई। मगर आदित्य के पापा को तो उस पर विश्वास और भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उसका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उसके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। आदित्य तो वैसे भी कभी मेरा ना बना था। भला अब मुझसे कैसे मोहब्बत करता? बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूलकर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और भी बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह एक लड़की को लेकर आया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। आदित्य उसे धमकाकर चुप करने लगा। मैं कभी आदित्य को देखती, कभी उस लड़की को। वह उस लड़की को अगवा करके ले आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आंटी मुझे बचा लीजिए, यह मुझे मार देगा, यह जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। आदित्य गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। नौकरानी जाओ और मेरे कमरे सजाओ। आज मेरी सुहाग रात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वो लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। आदित्य का उस पे दिल आ गया था और उसे मनाने लगा, मगर वह उसके चक्कर में जब ना फंसी तो आज वह जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। वह इस कदर गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को आदित्य से छुड़ाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह मेरे पास आया और बोला, तू क्या करेगी? तू कर ही क्या सकती है नौकरानी? मुझे धमकी देगी? इतने पर निकल आए हैं तेरे? चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना मैं
आदित्य को डांटा और कहा कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत के बारे में बता दूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर आदित्य तो जैसे आग बबूल हो चुका था। उसके अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी जवान धराई की है। वह गुस्से से बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए। आखिर तुझे इसकी इजाजत दी किसने? तू मेरे सामने खड़ी होकर इस कदर बोल सके। आज मैं तेरा वह हश्र करूंगा कि दुनिया तेरी जैसी औरतों को याद करेगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कुछ और कहती वह मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेचारी बनकर उसको देख रही थी, मगर वह करने क्या वाला था? आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह फिर बोल उठा। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, मैं माँ का दर्जा रखती हूँ। तुम अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इतने आप को मत गिराओ कि नर्क में भी तुम्हें जगह ना मिले। वह बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीबी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोचकर गालियां बकता हुआ मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। उस जैसे दरिंदों लड़कों को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन से साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और उसके सर पर दे मारा। मैंने उसके सर पे कई बार मारा। वह गिरकर तड़पने लगा। खून की धारा निकलकर आसपास बहने लगी थी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं हाँफते हुए उसको देख रही थी और आखिरी बार उसके सर पर दोबारा गमला पटकते हुए बोली, थू है तुम पर और तुम जैसे इंसान पर। तुम वो नासूर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तू तो इंसान नहीं, सपोला है, जिसे दुनिया जहां की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। वह जमीन पर गिर तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वहीं जमीन पर सहम कर रो रही थी। आदित्य की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नजर अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े। मुझे घिन आ रही थी खुद से। वो तड़पकर अब शांत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही भूत बनी बैठी उसे देखती रही। आदित्य मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था। धन्यवाद दोस्तों।